शाश्वत जी, सीएम खबर पर उपस्थित होकर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हम सभी लोग जानते हैं कि आप एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। आपका खुद भी एक राजनीतिक छवि रहा है। आप नीतीश जी के एडवाइजर के तौर पर काम किए और उसके बाद से आप अभी राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव हैं और आप अमेरिका के अंदर जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के सेनेट के आप सदस्य रहे हैं। वहाँ का छात्र संघ जीतने वाले वहाँ के 200 साल के इतिहास में पहले व्यक्ति। आप बिहार की धरती पर जो राजनीतिक काम कर रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? आपने समय निकालकर मेरे से बातचीत करने आए, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, सबसे बड़ी बात है कि बिहार और हमारी पूर्वी चंपारण और चंपारण की धरती एक राजनीतिक बहुत उर्वरक भूमि है, जहाँ से कई नेता राजनेता पैदा हुए जी, और आज़ादी संग्राम के अंदर भी बिहार की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है, चंपारण की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। मेरे जो बाबा स्वर्गीय गजाधर बाबू थे, वह खुद एक स्वतंत्रता सेनानी थे और हमारे परिवार ने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई से लेकर के आज तक सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो आज भी इस क्षेत्र के लिए एक मिसाल है। तो अगर मैं उस परिवार से आता हूँ तो एक राजनीतिक रुझान होना स्वाभाविक है और अब परिवार के किसी भी सदस्य का जब राजनीति में कोई उनकी रोल नहीं था, मेरे पिता की मृत्यु के बाद मैं बिहार आया, तो मुझे स्वाभाविक तौर पर लगा कि मैं चूँकि इस मिट्टी का हूँ, इस जगह का रहने वाला हूँ, तो मेरे जैसे व्यक्ति को जो भी बन पड़ सके नीतिगत स्तर पर बिहार राज्य के लिए और राजनीतिक तौर पर क्षेत्रवासियों के लिए मुझे जो बन सके मुझे करना चाहिए। और पिछले 7 सालों के दौर में मैंने यहाँ के लोगों की जो जन समस्याएँ हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर के है, मंडी निर्माण को लेकर के है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोज़गार से संबंधित जो कार्य हैं, स्वरोजगार के सृजन के जो पहलू हैं, उन पर मैंने काम किया है और बड़े पैमाने पर प्रयास रहा है कि लोगों को किसी न किसी तरीके से मैं सहयोग पहुंचा सकूं। जी। तो यह मेरी एक राजनीतिक चेतना है और हम चाहते हैं कि इसको मैं लंबे समय तक यहाँ पे कार्य के द्वारा इसको और आगे तक ले जाऊं और आने वाले समय में जैसा लोगों का सहयोग रहेगा उस हिसाब से मैं यहाँ पर काम करता रहूँगा। जी। कुछ दिनों पहले एक जगह पर कुछ लोगों से बातचीत करने के क्रम में किसी मुद्दे के लिए विवाद हुआ, जहां पर आपके साथ जो हाथापाई की नौबत आई, कुछ लोगों ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, तो इसको आप किस निगाह से देखते हैं? एक चीज़ जिसको लेकर मेरे मन में एक सवाल उठा कि आपको लोगों ने अनावश्यक तौर पर घेर कर आपके साथ दुर्व्यवहार की, आपके साथ मारपीट करने का प्रयास किया, इसके बावजूद जो आप उन लोगों के प्रति बिल्कुल ही विनम्र रहे। उस समय भी जब हम लोगों ने वीडियो देखा, उस दौरान भी आपने किसी को ना कोई अपशब्द कहा, ना आपने किसी के ऊपर हाथ उठाया। आपके हाथ में लोडेड राइफल था। हमको लगता है कि 100 में से 99% लोग उस समय गोली चला देता, किसी को वो गोली लग जाती, कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। आप कैसे अपने आप को संभाल करके उस विषम परिस्थिति में अपना संयम बरतते हुए आपने बिल्कुल सहजता से इस चीज़ को कैसे हैंडल किया? देखिए, इस तरह की जो घटना है, इस तरह की घटना समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी कहीं भी हो सकती है और हम लोग हमेशा जानते रहते हैं कि यह कहीं भी हो सकता है और होता रहा है हमारे समाज में। जी। हमारे जैसे व्यक्ति का हमेशा एक अलग राजनीतिक सामाजिक दृष्टिकोण रहा है। मैं यहाँ के लोगों से जान पहचान रही है, यहाँ के इस इलाके भर के लोगों ने हमारे परिवार के साथ बहुत गहरा पुराना संबंध रहा है। अगर किसी कारणवश कोई व्यक्ति आवेश में आकर के अगर किसी के साथ दुर्व्यवहार कह ले, तो राजनीतिक सूचिता और सामाजिक सूचिता यही कहती है कि किसी भी व्यक्ति को उस समय आक्रोश में काम नहीं करना चाहिए। वह लोग जिस तरीके से व्यवहार कर रहे थे, ये बहुत आसान होता मेरे लिए कि मैं भी उनके ऊपर कुछ प्रहार कर देता, गोली चला लेता, मगर उसके बाद क्या होता शायद इसकी परिकल्पना बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। इससे जान माल की क्षति होती, सामाजिक तौर पर तनाव होता और एक ऐसा वातावरण होता जो किसी के हित में नहीं था। मगर अगर मेरे संयम बरतने से, मेरे सूझबूझ से, मेरी समझदारी से अगर इस तरह की कोई अप्रिय घटना टल गई या इस तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई, तो मुझे लगता है कि यह अच्छी बात है। और किसी के साथ मारपीट कर लेने से जो मारपीट करने वाला व्यक्ति होता है उसका कट घटता है, जिसके साथ होता है उसका नहीं घटता है। मैं यह हमेशा से मानता हूँ
जी। और मैं जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आता हूँ वह एक तरह का संस्कार हमें हमेशा मिला है जी। कि किसी भी विषम परिस्थिति के अंदर सबसे पहले अपना संयम रखना जरूरी होता है। अगर मैं आवेश में आकर के, आक्रोश में आकर के कोई इस तरह की बात कर देता तो लोग कहते कि मैंने भी वही काम किया जो उन लोगों ने किया। मगर आज सबने देखा कि मैंने बहुत संयम के साथ उस मसले को ये हल किया, और अंत में यही हुआ कि जिन लोगों ने भी इस तरीके का काम उस समय कर रहे थे, बाद में कुछ घंटे के बाद वही फिर माफ़ी मांग रहे थे, वही जो है चाह रहे थे कि इस तरह की गलती हो गई, वह चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो स्वाभाविक है, मुझे लगता है कि हम सभी को सबसे पहले आवेश और आक्रोश में न आने का प्रयास करना चाहिए कहीं भी इस तरह की दुर्घटना हो। और चूंकि एक मेरी पारिवारिक जिस तरह की पृष्ठभूमि रही है, जिस परिवेश से मैं आता हूँ, मुझे लगता है कि एक संयम बरतना ज़्यादा बेहतर था, और राजनीतिक व्यक्ति को हमेशा जो है संयम से ही काम लेना चाहिए। और उसी दृष्टिकोण से मैंने उस पहलू पर उस समय उस परिस्थिति में काम लिया, और जो हो गया सो हो गया, यह कोई बड़ी बात नहीं है। और इससे किसी का ना कद छोटा हो गया और ना किसी का कद बड़ा हो गया, यह बीत गई सो बात गई। इसको हम लोग पकड़ करके बैठने वाले नहीं हैं। मैं जिस तरीके से सामाजिक कार्य करता रहा हूँ, जिस तरह से राजनीतिक काम करता रहा हूँ, वो मैं करता रहूँगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बहुत छोटी मोटी बात है। एक राजनेता के तौर पर बहुत लोग इसको नकारात्मक रूप में देख सकते हैं, आपको अनावश्यक आपका दुष्प्रचार भी कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की घटना किसी के साथ भी हो सकती है, राजनीति हो, गैर राजनीतिक व्यक्ति हो, और अमूमन होते ही रहती है? तो यह जो आपके पास एक आत्मबल है इस तरह की घटना से जूझने का, इस चीज़ को हैंडल करने का, इसके बारे में बताइए। क्योंकि यह एक ऐसी बात है कि जो अमूमन हमारे समाज, हमारे इलाके में कई दफ़ा लोगों के साथ हो जाती है, और लोग भावनात्मक रूप से इस पर प्रतिकार करने लग जाते हैं। तो आपके सहजता, आपका विनम्रता का यह कारण क्यों है, और आप इस चीज़ को इतने आसानी से और इतनी सुलभता से कैसे हैंडल कर पा सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से मैं आता हूँ, वहाँ उस सामाजिक पृष्ठभूमि में कभी भी वायलेंस को प्रमोट नहीं किया गया है। वायलेंस मैं गांधीवादी परिवार से आता हूँ जी। तो हम लोग का दृष्टिकोण हमेशा से रहा है कि आपसी व्यवहारिकता से कोई भी मसले का समाधान हो। अगर मैं किसी के साथ असहमत हूँ तो वह असहमति जताने का तरीका यह नहीं होता है कि मैं उस व्यक्ति के ऊपर गोली चला दूं, या मैं उस व्यक्ति के साथ जो है मारपीट कर लूं, या उस व्यक्ति के साथ किसी तरीके का विवाद अनावश्यक रूप से कर लूं। यह एक परिस्थिति थी, एक दुर्घटना थी, यह हो गई। मगर अगर मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी शैक्षिक योग्यता, मेरा जो अपना एक पुराना इतिहास रहा है पढ़ाई के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में, अमेरिका में काम करने का, जिस सामाजिक परिवेश से आता हूँ, अगर उस उतना पढ़ाई लिखाई समझदारी के बाद भी अगर मैं आवेश में आकर के अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पाऊँ, तो कहीं ना कहीं ये फिर मेरे ऊपर प्रश्न चिन्ह करेगा। मुझे नहीं लगता है कि अगर किसी ने मेरे साथ कुछ गलत व्यवहार कर दिया तो उससे मैं कटघरे में खड़ा हो जाता हूँ, गलती मेरी हो जाती है। मैंने उसको पूरी मजबूती के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ वहाँ पर आगे चेहरा करके, आगे सामने से इस चीज़ को हैंडल किया, और अंतिम समय तक यह प्रयास करता रहा कि वहाँ पर कोई अप्रिय घटना ना हो। गलती से भी एक लोडेड राइफल जो है, सरकार किसी को राइफल देती है आत्मरक्षा के लिए, लाइसेंस राइफल है, राइफल के अंदर गोलियां लगी हुई हैं। अगर आप समझिए कि किसी भी कारण से वहाँ किसी को गोली लग जाती तो नुकसान तो मेरा ही होता। लोग मेरे हैं, मेरे इलाके के हैं, भले उनको यह सद्बुद्धि नहीं है, उनको यह समझ नहीं है कि इस दुर्घटना में किसी की जान भी जा सकती है, मगर मुझे तो समझ है। तो मेरा वो दायित्व और मेरा वो कर्तव्य था उस समय कि सामने वाले को गलतियों के बावजूद भी मैं खुद निजी तौर पर सूझबूझ से काम लूँ, ताकि कोई बहुत बड़ी अप्रिय घटना ना हो। और अगर अप्रिय घटना हो जाती तो सभी लोगों के लिए परेशानी होती। तो सबसे पहला तो यह था कि इस तरह की अप्रिय घटना को हर हालत में रोका जाए। दूसरी बात कि जो व्यक्ति वैचारिक रूप से एक समाजवादी दृष्टिकोण का व्यक्ति है, जो हमेशा से गांधीवादी विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति है, जो गांधी
विचारधारा के परिवार से आने वाला व्यक्ति है, जो स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आया हो, मगर अगर लोग थोड़ा सा भी समझेंगे तो उन्हें यह महसूस होगा कि मैं भीतर से बहुत मजबूत व्यक्ति हूँ। और इसी मजबूती के कारण मैंने बहुत आसानी से और बहुत सुलभता और सहजता से उस चीज़ को अपने अंदर ले आया और वहाँ के मामले को, जहाँ तक कोशिश रहा कि यह मामला ये ना, नहीं तो बहुत आसान है। जैसे आपने कहा कि कोई व्यक्ति वहाँ पर विवाद कर लेता, गोली चल जाती, किसी की हत्या हो सकती थी, किसी के साथ कोई घायल हो सकता था, मगर इस तरह की परिस्थिति नहीं है। मैं इसका शुक्रगुजार हूँ और मैं यह उम्मीद करता हूँ कि वह सभी लोग जो कभी ना कभी किसी न किसी परिस्थिति वश इस तरह के बातों का सामना करते हैं, वह लोग भी कम से कम इस तरह की परिस्थिति में भावनात्मक रूप से काम न ले, सूझबूझ से काम ले, ताकि इस तरह की जो घटना हो और इसका जो एक दुखद कई दफा परिणाम होता है वह हो पाए। और एक राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर मेरा यह हमेशा प्रयास रहेगा कि आपसी भाईचारे और आपसी प्रेम से ही लोग जो है सामाजिक तौर पर रहें। यह मेरा अपना निजी मत है और मुझे लगता है कि जब तक मैं राजनीतिक जीवन में हूँ या जीवन में हूँ, मैं प्रयासरत रहूँगा कि मैं हमेशा इसी विचार को लेकर के आगे बढ़ूँ। आप राजनीतिक रूप से एक बहुत बड़े परिवार से आते हैं। आपके बाबा स्वर्गीय गजाधर बाबू इस इलाके के बहुत बड़े नेता थे। वह यहाँ की इस इलाके के पहले विधायक रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे रचनात्मक कार्य किए। जो अनुमंडल आज पकड़ी दयाल में है वो भी आप ही के ज़मीन में है। यहाँ बांध बनवाने से लेकर, यहाँ बाढ़ की समस्या का निजात दिलाने से लेकर, स्कूल कॉलेज खोलने के लिए आप ही के परिवार के परबाबा के नाम पर श्री नारायण सिंह कॉलेज है मोतिहारी में। यहाँ का स्कूल जो है जय मंगल स्कूल, वो भी आपके परिवार के ही लोगों द्वारा स्थापित किया गया है। तो जब आपने भी खुद अमेरिका से आकर के यहाँ के सामाजिक तौर पर काम किया, यहाँ आपने कोठी बाजार पर मंडी बनवाया, शेखपुरा बाजार में मंडी स्थापित है, यहाँ से लगभग 5000 लोगों का जीवन चलता है। तो आपका जीवन राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर आपकी क्या कार्य योजना है यहाँ के इलाके को लेकर और बिहार को लेकर? मैं जिस परिवेश और जिस परिवार से आता हूँ, हम लोगों का हमेशा प्रयास रहा है कि इस इलाके को लेकर के कोई सकारात्मक सृजनात्मक कार्य किया जाए। और मैं जब पहली दफ़ा बिहार में राजनीतिक तौर पर जुड़ा तो मेरा ये हमेशा प्रयास था कि जो काम मेरे पूर्वजों के द्वारा किया गया है या यहाँ के सामाजिक तौर पर लोग करते रहे हैं, उन समस्याओं को लेकर के जो बन पड़ेगा मैं उस दिशा में काम करूँगा। तो मेरी पहली प्राथमिकता थी कि किसानों को एक ऐसा जगह उपलब्ध हो जाए या उस तरह की जगहों का विकास हो कि कम से कम वह अपने कृषि उत्पादों को आसानी से बाजार में ले जाकर के बेच सकें। और उसका एक प्रतिरूप हमारे पास पहले से शेखपुरा बाजार के रूप में था, जो कि इस बिहार की सबसे बड़ी निजी कृषि मंडी है, जहां बड़े पैमाने पर खेतिहर किसान, सब्जी विक्रेता आते हैं और अपने उत्पादों को बेचते हैं, उससे जो है उनकी कमाई होती है। तो मुझे लगा कि एक लघु कृषि उद्यमियों को सहयोग करने के दृष्टिकोण से कोठी बाजार चौक पर यहाँ चोरमा में ही जहाँ ये घटना हुई है, मैं उसी जगह की बात कर रहा हूँ, उसके विकास को दृष्टिकोण से मैंने 1 लाख स्क्वायर फुट के करीब एरिया में जो है एक कृषि हाट का निर्माण अभी मैंने हाल फिलहाल में ही करवाया, जिसकी आधारशिला उस समय सरयू राय जी, जो झारखंड के पूर्व मंत्री रहे, अभी वर्तमान में विधायक है, वो आए थे। उस समय इस चीज़ का किया गया था। और मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि नीतिगत स्तर पर, चाहे वो बाढ़ की समस्या हो, चाहे यहाँ की युवाओं को रोज़गार की समस्या हो, चाहे यहाँ पे आम लोगों की जो जन समस्याएं हों, उसको लेकर के एक सकारात्मक समाधान की हमेशा पहल किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा होनी चाहिए। आखिरकार कोई व्यक्ति राजनीति में इसी कारण हो सकता है क्योंकि जो बाकी लोग हैं, जो सक्षम नहीं हैं किसी भी कारण से, उनको अगर हम लोग सहयोग नहीं कर पा रहे हैं या उनको किसी प्रकार से सहायता नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे राजनीति में होने का कोई मायने नहीं है। और अगर मेरे जैसा व्यक्ति जो एक
अलग तरह की पृष्ठभूमि से आता है, वह अगर राजनीतिक रूप में सक्रिय है तो वह हमेशा चाहेगा कि बिहार में नीतिगत स्तर पर बदलाव हो, जिसका प्रभाव फिर ज़मीनी इलाके पे पड़े, ज़मीनी स्तर पर जाए। क्योंकि कोई भी काम जब तक नीतिगत पहलू पर नहीं होगा, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, शहरी विकास के क्षेत्र में हो, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में हो, पुल निर्माण के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, स्वावलंबन के से क्षेत्र में हो, लघु सिंचाई के क्षेत्र में हो, एक नीतिगत जब तक पहलू नहीं बनाए जाएंगे तब तक उसका प्रभाव जो है भौतिक रूप में जमीन पर नहीं दिखेगा। और इस नीतिगत पहलू पर विमर्श की बड़ी पैमाने पर ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि मेरे जैसा व्यक्ति आने वाले समय में और बड़ी मजबूती के साथ और बेहतर तरीके से नीतिगत निर्माण में अपनी सहभागिता दिखाएगा। और यहाँ की जो लोगों की जो आम लोगों की जो जन समस्याएं हैं, जिनको लेकर के वह जूझते रहते हैं, उसको एक सकारात्मक पहल की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। और मैं कर भी रहा हूँ और चाहूँगा कि इसका पैमाना और बड़ा किया जाए। और साथ ही जो युवाओं की जो संभावना है और उनके अंदर जो क्षमता है, उनको एक राजनीतिक रूप से परिपक्व बनाने की, उनको राजनीतिक तौर पर एक मौका देने की यह दृष्टिकोण है कि आने वाले समय में मेरे माध्यम से और मेरे जैसे जो तमाम बिहार के जो अच्छे राजनीतिक लोग हैं, जो युवा लोग हैं, युवा सोच वाले राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनके साथ मिल करके, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से आते हों, एक सामूहिक प्रयास करने की ज़रूरत है ताकि बिहार राज्य का एक समावेशी विकास हो सके। चाहे वो बिहार राज्य के विशेष राज्य के दर्जे की मांग हो, विशेष पैकेज की मांग हो। मैं बहुत लोगों को शायद जानकारी नहीं होगा कि बिहार राज्य के लिए जब विशेष पैकेज की बात हुई, विशेष दर्जे की बात हुई, 15वें वित्त आयोग का जब गठन हुआ तो एक सर्वदलीय समिति बनाई गई थी सभी पार्टियों को लेकर के। और वह सर्वदलीय समिति के द्वारा ज्ञापन दिया गया 15वें वित्त आयोग को कि बिहार को विशेष सहायता दी जाए, क्योंकि जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा है और क्षेत्रफल जितना है उसमें बहुत ज़्यादा जनसंख्या में लोग हैं और यहाँ बाढ़ की समस्या है और चारों तरफ से लैंड लॉक्ड स्टेट है। तो उसका जो मांग पत्र तैयार किया था वह मेरे निर्देशन में तैयार हुआ था। तो बिहार की जो नीतिगत स्तर पर है, चाहे वो आर्थिक नीति के स्तर पर हो, कृषि नीति के स्तर पर हो, हमारा प्रयास होगा कि उस पर एक बेहतर तरीके से काम हो ताकि भौतिक स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर उसका प्रभाव दिखे और हम लोग सही मायने में जो बिहार की जो पोटेंशियल है, जो संभावनाएं हैं, उसका संपूर्ण या ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें। आपको लगता है कि आपके जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति और आपके दृष्टिकोण वाला व्यक्ति जो इतने बड़े स्तर पर काम किया हुआ है, जिस तरह से यहाँ IAS अधिकारी होता है, उसी तरह से आप अमेरिका में एक उच्च स्तर के अधिकारी थे, फिर बाद में यहाँ नीतीश जी के साथ काम की एक सलाहकार के तौर पर। यहाँ बिहार का विशेष राज्य दर्जे को लेकर के सर्वदलीय समिति बनी, उसमें आप क्वीनर थे। मांग पत्र तैयार करने में आपकी एक बड़ी भूमिका थी। वैसा व्यक्ति जो नीति निर्धारण से लेकर राजनीति को बहुत गहराई तक समझता हो, क्या आपको लगता है कि आपका कद्र यहाँ के लोग और बिहार के लोग कर पाएंगे या कर पा रहे हैं? क्योंकि अमूमन ये सवाल उठता है कि आपके जैसा पढ़ा लिखा समझदार व्यवहारिक इंसान के साथ कोई अगर दुर्व्यवहार कर देता है, बदतमीजी कर देता है, तो क्या बहुत सारे युवा जो राजनीति में आना चाहते हैं या बहुत सारे राजनीतिक लोग जो राजनीति की तरफ आना चाहते हैं, क्या उनको नहीं लगेगा कि यह सही जगह नहीं है? देखिए, मेरा बिल्कुल नहीं मानना है कि ऐसी कोई बात है। आज अगर इतने बड़े पैमाने पर लोगों का जन समर्थन है, लोगों का सहयोग है, आप जैसे और तमाम ऐसे लोग जो आकर के मेरे साथ खड़े हैं, तो यह इसका परिचायक है कि मेरे जैसे व्यक्ति को लेकर के लोगों के मन में एक सकारात्मक भावना है। और अगर यह भावना नहीं रहती तो इतने बड़े पैमाने पर देश विदेश से लेकर के पूरे बिहार, अपने इलाके के सभी लोग जो है आज मेरे साथ खड़े हैं, वो खड़े नहीं होते। और इस तरह की कोई घटना को लेकर के उन्होंने खेद प्रकट किया, वो वक्त नहीं कर रहे होते। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात कि मैं हमेशा से मानता रहा हूँ कि आदमी के आत्मबल में बहुत मजबूती होती है। आप अगर वैचारिक रूप से मजबूत व्यक्ति हैं तो स्वाभाविक तौर पर यह समाज, यहाँ के लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। और यह तो संघर्ष की भूमि रही है जी। इस तरह की बातें बहुत छोटी है, बहुत छोटी, मतलब उनका कोई मायने मतलब नहीं है एक किसी के और किसी भी व्यक्ति के राजनीतिक सामाजिक जीवन में।
तो इतनी छोटी सी बात को लेकर के कोई व्यक्ति यह कहे कि मैं राजनीतिक रूप से प्रतिकार कर दूंगा या राजनीतिक काम न करूंगा या लोगों का, तो यह गलत होगा। मुझे तो लगता है कि यह एक उदाहरण है, मिसाल है बहुत सारे राजनीतिक चाहत रखने वाले लोगों के लिए, युवाओं के लिए, जो आज की राजनीतिक व्यवस्था जो बहुत हद तक सड़ चुकी है और उसमें जो है उम्मीद की जाती है कि नए लोग आएँ, नए एक दृष्टिकोण वाले लोग आएँ, फ्रेश चेहरा आए राजनीति के अंदर, नए युवा आए, तो उनके लिए एक संभावना है कि भावनात्मक रूप से अपने आप को सहेज कर रख करके एक दृढ़ निश्चय, पूरी मजबूती के साथ राजनीतिक कार्य करते रहना चाहिए। और यह एक बहुत छोटी सी घटना है, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। एक लंबा जीवन राजनीति का होता है और बिहार, मैंने पहले भी कहा कि एक बहुत उर्वरक भूमि है राजनीति की और बहुत सारी संभावनाएँ हैं यहाँ के लिए, और आने वाले समय में ये संभावनाएं कई गुना बढ़ेंगी। तो युवाओं को इसमें तो और मजबूती के साथ आना चाहिए, उनको इसमें और मजबूती के साथ संलिप्त होना चाहिए, चाहे वह किसी भी दल के अंदर हो, और उनको सामाजिक क्षेत्र के अंदर लोगों के लिए, लोगों के अधिकारों के लिए पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़नी चाहिए। क्योंकि जब तक सामाजिक बदलाव की आप के लिए संघर्ष नहीं करेंगे, आप उसके लिए विमर्श नहीं करेंगे और एक राजनीतिक समाधान निकालने की तरफ अग्रसर और प्रयासरत नहीं होंगे, तब तक आप राजनीतिक बदलाव नहीं कर सकते हैं। और यह करना हमारे अपने बिहार के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, देश की 10% आबादी जो है इस राज्य में रहती है, तो उस राज्य के लोगों के लिए, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, गरीब हैं, उन सभी लोगों के भविष्य के लिए हमारे जैसे और हमारे जैसे तमाम युवाओं को संघर्ष करना चाहिए, एकजुट होना चाहिए और बिहार के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी चाहिए। तभी हम इतने बड़े पैमाने पर जो ये मुश्किल है या समस्याएं हैं, उसका कोई सकारात्मक समाधान ढूंढ पाएंगे। और यह उम्मीद भी करता हूं और मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में और बड़े पैमाने पर लोग राजनीति के क्षेत्र में आएंगे और एक बदलाव के लिए प्रयासरत होंगे और बदलाव करके दिखाएंगे। और ये सभी युवाओं को मेरी शुभकामना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हमें यह बदलाव देखने को मिलेगा। जी, आप अमेरिका के जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का चुनाव जीते। सवाल आपसे कि बिहार के कितने आपके जैसे छात्र हैं वहाँ जो चुनाव जीते, और कब जीते थे चुनाव वहाँ? मैं 2011 में वहाँ पढ़ने के लिए, वहाँ मुझे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक फेलोशिप होता है, ग्लोबल लीडर्स फेलोशिप, तो वो मुझे मिला। वो पूरे दुनिया में सिर्फ 5 लोगों को मिला था, एक मुझे भी मिला था। और फिर वहाँ जा कर के मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ा और फिर मैं वहाँ जीता था। तो उस समय के राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो वह कई सौ साल पुराना व्हाइट हाउस जो है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनके घर के ठीक बगल में ही, वहीं वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स है, इंडियन मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर्स है, वहीं पर ही है जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी। और मुझे आर्थिक सहायता उस विश्वविद्यालय द्वारा दी गई थी, वहाँ पढ़ने जाने के लिए स्कॉलरशिप दिया गया था, इस वजह से मैं जा सका। तो वहाँ जा कर के मैं जब छात्र राजनीति के अंदर मैंने चुनाव लड़ा, तो उस समय के परिवेश में अगर देखिए तो 200 साल के परिवेश के इतिहास में मैं पहला विदेशी छात्र था जो छात्र संघ का चुनाव जीता था। खैर, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि छात्र संघ के एक राजनीतिक करने वाले व्यक्ति छात्र के तौर पर और वहाँ के सेनेट सदस्य के तौर पर मुझे एक सर्वश्रेष्ठ सेनेटर के तौर पर नवाजा गया, क्योंकि जो मैंने काम किए थे एक छात्र के तौर पर, छात्र नेता के तौर पर, वहाँ के लोगों ने उसको सराहा और उसकी वजह से मुझे किसी न किसी स्तर पर आगे चल के राज्य सरकार और वहाँ की जो नौकरी का प्रस्ताव मिला। मैं फिर वहाँ जाके मैंने काम किया, तो वो एक संभावनाएं मेरे लिए वहाँ ये की। और मुझे लगता है कि यह मैं खुशकिस्मत था कि मुझे इस तरह का मौका मिला और उस तरह पर जानने समझने का मौका मिला। और यह 2012 की शुरुआत की घटना है और उसके वजह से एक मेरा राजनीतिक दृष्टिकोण बना सामाजिक जीवन को लेकर के
और नीति निर्माण की क्या भूमिका हो सकती है, क्योंकि वहाँ की जो छात्र संघ की राजनीति है वो बहुत अलग है। जिस विश्वविद्यालय में 40-50 हज़ार छात्र हों, वो बहुत वाइब्रेंट और बहुत ही पॉलिटिकली चार्ज माहौल रहता है, और वहाँ पर छात्रों को विरोध प्रदर्शन करने की पूरी खुली छूट होती है, चाहे वो अपने शिक्षक और विश्वविद्यालय के ही खिलाफ क्यों ना हो, और सवाल पूछने से कोई मनाही नहीं होती है, और बहुत ही मजबूती के साथ वहाँ के छात्र जो है राजनीतिक जीवन में आते हैं, और उसके बाद से फिर उसके बाद वो राजनीति के क्षेत्र में बड़े पैमाने पे काम करते हैं। मेरे कई ऐसे मित्र हैं, छात्र हैं जो अभी संसद के सदस्य हैं, अमेरिकी संसद के। तो मैं ये मानता हूँ कि एक बिहार के सुदूर इलाके से एक बहुत ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति जा करके उसको उस जगह पर पढ़ने का मौका मिला, राजनीति करने का मौका मिला, यह एक किस्मत वाली बात थी। मगर मैं उम्मीद करूँगा कि उसका जो अनुभव है, मैं आने वाले समय में, भविष्य में राजनीतिक तौर पर, चुनावी राजनीति के तौर पर बिहार जैसे राज्य के अंदर, बिहार के अंदर मैं उसका इस्तेमाल भी करूं और उसका उपयोग भी करूं, और उस अपने अनुभवों से बिहार को एक बेहतर दिशा में ले जाने के लिए प्रयासरत रहूं।